नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थोड़ा लाइन पर रहिएगा, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक है। एट 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। 1499 रुपए का कोर्स है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। क्लास 6 टू 12 की पूरी एनसीईआरटी, हैंड रिटन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स वीडियो की सारी सीरीज आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। ठीक है, 1499 रुपए का कोर्स है बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए। जहां से कंप्लीट खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। शेर शाह अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित है? तो वह है टोडरमल। विकल्प डी जो है वह आपका सही है। भू राजस्व प्रशासन की कड़ी के रूप में शेर शाह और अकबर के बीच में टोडरमल था। इसने सबसे पहले शेर शाह के दरबार में काम किया, फिर बाद में अकबर के दरबार में नियुक्त हुआ। प्रश्न 2 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी? सुलह एक कुल की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? तो अकबर था। ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। अकबर ने सार्वभौमिक शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए सुलह कुल की नीति अपनाई थी। प्रश्न 3 देखिएगा। मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, मध्यकालीन भारत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। ये थोड़ा सा प्रश्न की तरह दिखाई दे रहा है, प्रश्न नहीं है, ये ऑप्शन है। तो देखिए, भारत टीन और तांबे का आयात करता था, सही है। 17वीं सदी में भारत चांदी और सोने का आयात बड़ी मात्रा में होता था, बिल्कुल सही है। 16वीं सदी के अंत में भारत में पुर्तगालियों का आगमन हुआ। देखिए, पुर्तगालियों का आगमन 16वीं सदी में नहीं हुआ था, 15वीं सदी में हुआ था। ठीक है, तो ये तो आपका गलत है, ये तीसरा ऑप्शन गलत है। चौथा देखिएगा। ओरमुड पुर्तगालियों का व्यापारिक अड्डा था, सही है। तो 1 सही है, 2 सही है और 4 भी आपका सही है। कौन सही नहीं है? केवल 3। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछ रहा है। तो केवल 4, विकल्प डी, विकल्प 3, हाँ विकल्प 3 मतलब विकल्प सी आपका सही होगा। ठीक है, व्याख्या देखिएगा। भारत टीन और तांबे का आयात कांसा बनाने हेतु अन्य देशों से करता था। मध्यकाल में भारत में विदेशी व्यापार फल फूल रहा था। 17वीं सदी में भारत चांदी और सोने का खूब आयात करता था, अतः कथन 2 सत्य है आपका। भारत में पुर्तगालियों का आगमन 15वीं सदी के अंत में हुआ था और उसका ह्रास 16वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। 1622 में फारसी फौज की सहायता से पुर्तगालियों ने ओरमुज पर अपना व्यापारिक केंद्र बना लिया था और भारत में प्रवेश करने हेतु प्रयास प्रारंभ किया था। प्रश्न 4 देखिएगा। निम्नलिखित युगों पर विचार करिए। पुर्तगाली एकाधिकार ओरमुज। ठीक है, पुर्तगाली ओरमुज बंदरगाह पर किसका एकाधिकार था? पुर्तगालियों का। डच व्यापारिक केंद्र फोर्ट सेंट जॉर्ज को डच व्यापारिक केंद्र कहेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। बारूद के स्रोत साल्टपीटर। इसमें देखेंगे कौन सा कथन सही सम्मिलित है, इसे देख लेंगे कौन सा कथन सही सम्मिलित है। तो 1 और 3, ये आपका 1 सही है और 3 सही है, ये 2 तो एकदम बिल्कुल गलत है। अंग्रेजों ने 1622 में फारसी फौज की मदद से पुर्तगालियों के अड्डे ओरमुज पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने मद्रास में व्यापार के लिए फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक केंद्र स्थापित किया था। साल्टपीटर से यूरोप के बारूद की कमी पूरी हुई और इसका प्रयोग जहाजों के भार को स्थिर करने के लिए किया जाता था। प्रश्न 5 देखिएगा। मुगल काल में अस्थायी सेना और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। बिल्कुल, मुगल काल में अस्थायी सेना और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था। मुगलों द्वारा भू राजस्व का निर्धारण जब्ती प्रणाली के तहत किया गया था, बिल्कुल सही है। 1 भी सही है, 2 भी सही है। कौन सा कथन सत्य है? 1 और 2 दोनों मतलब विकल्प सी। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। मुगलों की नीति अर्थव्यवस्था के वाणिज्यीकरण का विकास करना था। ये स्थायी सेना और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को नगद वेतन देते थे। जब्ती प्रणाली के तहत भू राजस्व का निर्धारण नकद में दिया जाता था।
प्रश्न 6 देखिएगा, मुगल काल के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत चावल और शक्कर का बड़ा निर्यात करता था, सही है। नई कृषि तकनीकों का प्रयोग हो रहा था, तो नई कृषि तकनीकों का प्रयोग कब हो रहा था? मुगल काल में? बिल्कुल नहीं, ठीक है, वही परंपरागत कृषि ही चल रही थी। तो एक तो सही है, बी आपका गलत है, वही परंपरागत कृषि चल रही थी, कोई नई कृषि नीति का विकास नहीं हुआ था मुगल काल में, ठीक है। भारत तंबाकू और मक्का दो नई फसलों का निर्यातक था, बिल्कुल सही है। तो ए भी सही है और सी भी सही है। कौन गलत है? तो विकल्प बी, ठीक है। व्याख्या देखिएगा, मुगल काल का किसान रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी नहीं था। 17वीं सदी तक नई कृषि तकनीकों का आरंभ नहीं हुआ था, अतः भारतीय कृषि कुशलता की स्थिति में थी। प्रश्न 7 देखिएगा, मुगल काल के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत चावल और शक्कर का निर्यात करता था, बिल्कुल सही है, वही प्रश्न रिपीट हुआ है। भारत तंबाकू मक्का दो नई फसलों का निर्यातक था, सही है। कौन सही नहीं है? तो यही, भारत नई कृषि तकनीक का प्रयोग हो रहा था, यही सही नहीं है, विकल्प बी। मुगल काल का किसान रूढ़िवादी और परिवर्तन विरोधी नहीं था। 17वीं सदी तक नई कृषि तकनीकों का आरंभ नहीं हुआ था, अतः भारतीय कृषि कुशलता की स्थिति में थी। प्रश्न 8 देखिएगा, मुगल मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सरदार वर्ग को मनसबदार कहा जाता था। सरदार वंशानुगत राजा होते थे, इन्हें जात और सवार पद प्रदान किया जाता था, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 कौन सा सही सम्मिलित है? 1 2 3 तीनों सही है, मतलब विकल्प डी। अकबर द्वारा प्रारंभ की गई मनसबदारी व्यवस्था जहांगीर और शाहजहां के काल में काफी स्थिर स्थिति में थी। उन्होंने सरदार वर्ग को मनसब माना था, किंतु जिन राजपूतों को सरदार का दर्जा दिया जाता था, वे या तो वंशानुगत राजा होते थे या किसी राजा से संबंधित जात परिवार के सदस्य होते थे। मनसबदारों को मुगल काल में जात और सवार पद प्रदान किया जाता था। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। नफीस जो था, कीमती वस्त्रों को नफीस कहते थे। दस्तरखान जो था, रसोई था। मध्य मास, विद्वानों और उलेमाओं को दान में दी गई भूमि को मध्य मास कहा जाता था। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, ठीक है, विकल्प डी। उपयुक्त सभी कथन सही है। मुगल कालीन इकाई नफीस जो था, मुगल काल में कीमती वस्त्रों को नफीस कहा जाता था। दस्तरखान, पकवानों से सजी हुई रसोई को दस्तरखान कहा जाता था। मध्य मास, मुगल सम्राट, छोटे शासक और जमींदार सरदारों द्वारा विद्वानों और उलेमाओं को दान में दी गई भूमि को मध्य मास कहा जाता था। नफीस, दस्तरखान और मध्य मास, ये तीनों जो हैं आपके सही सम्मिलित हैं, ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, मुगल कालीन हिंदू सरदारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शाहजहां के काल में शाहजी हिंदू वर्ग में शामिल थे, सही है। शाहजहां की काल की अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदार वर्ग का प्रतिशत अधिक था, बिल्कुल। और शाहजहां के काल की अपेक्षा औरंगजेब के काल में हिंदू सरदारों का जो प्रतिशत था वह अधिक था। 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3। यह वर्ग नस्ली तौर पर मिश्रित शासक वर्ग था। तो मुगल काल में हिंदू सरदार जो थे एक मिश्रित शासक वर्ग थे। तो 1 2 3 कौन सा कथन सत्य है? तो 1 2 3 तीनों बातें आपके सही हैं, मतलब विकल्प सी, ठीक है। मुगल काल में सरदार वर्ग की एक प्रमुख भूमिका थी, जिसमें हिंदू सरदारों का काफी बोलबाला था। शिवाजी के पिता शाहजहां के शासनकाल में प्रमुख मराठा सरदार थे। शाहजहां के शासनकाल में हिंदुओं का अनुपात जो था 24% था, जो औरंगजेब के काल में 33% हो गया था। औरंगजेब के शासनकाल में प्रमुख सरदार मीर जुमला था, जिसके पास जहाजों का एक बेड़ा था और वह फारस की खाड़ी, अरब और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार किया करता था। मुगल सरदार वर्ग में कई और समान विशेषताएं थी। यह वर्ग नस्ली तौर पर विभाजित था, जो मिश्रित शासक वर्ग होता था, जिसकी आय का स्रोत भूमि था, अतः उसका फ्यूडल स्वरूप था, सामंती स्वरूप था उसका, ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री मास्टर टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। 2500 क्वेश्चन की मास्टर टेस्ट सीरीज आप लोग को दिया जा रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों की परीक्षाओं के लिए। धन्यवाद आप लोग को।